Good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. Kumar Abhishek Anand has joined. Shailendra, My Note 5, Shalini, Annapurna Mishra. Two more minutes and then we'll start the class. Bakul Chakrabarti has joined. Ayush Shukla, Vijay Bhargav. Just one more minute and then we'll start the class. Vijay Bhargav, Gurpreet Singh, Naman Kumar, Alpan, Vivek. All right, now it seems that we are at it. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we will start the class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? The answer is yes. Annapurna Mishra, Tarun Bhargav, प्रशांत, अंश, विवेक एंड अदर्स. अगर ये वीडियो सेशन के अंदर कहीं पर भी आपको ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल आर प्रेस करिए या कंट्रोल शिफ्ट आर, तो ये वेब ब्राउज़र वापस रिफ्रेश हो जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी. रेकमेंडेड है कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें और उसके अंदर कोई भी एड ऑन है तो उसे डिसेबल कर दें. एनीवेज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास इज यूपीएससी मेंस पेपर 2 2019 में एग्ज़ाम होती है. वहाँ पर टोटल 250 मार्क्स के प्रश्न थे, जहाँ ब्लॉक 1 वॉज इंडियन पॉलिटी, 115 मार्क के प्रश्न पूछे गए. एंड वी हैड yesterday night covered separation of power, कैट ट्रिब्यूनल, अटॉर्नी जनरल, फ्रांस वाले भारत के सेक्युलरिज्म से क्या सीख सकते हैं, एंड लोकल बॉडीज़ के अंदर वीमेन को रिजर्वेशन दिया है बट उससे नेशनल पॉलिटिकल प्रोसेस में उनका दबदबा भी बड़ा नहीं है. सो दोज वेर द 5 क्वेश्चंस वी हैड कवर्ड yesterday. नाउ वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. आज बाकी के 4 प्रश्न खत्म करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स. खैर, तो पॉलिटी के बाकी जो प्रश्न हैं उसके अंदर नेक्स्ट सवाल था इंडिविजुअल एमपी के बारे में. इन मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 2019 प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcomes. Discuss. राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणवत्ता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ चुका है. चर्चा कीजिए. 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स. ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
संसद के बाहर खड़े अपना इन्होंने कुर्ता खुद से ही फाड़ दिया है. सो ही इज़ डूइंग सम टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, मे बी कि उन्हें अपनी बात लोकसभा में या राज्यसभा में रखने का मौका नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह. सो हाउ इज़ दिस ऑल हैपनिंग, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया. नाउ ये इंडिविजुअल एमपी का रोल इवन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया. 2013 में यूपीएससी ने पूछा, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी हैज डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजुअली विटनेस. मतलब कि वही प्रश्न वापस 2019 के एग्जाम में रिपीट हुआ है, वही थीम पर. सेकंड, इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सिस. थोड़ा पार्लियामेंट के बाहर निकल के भी पूरी राजनीति प्रक्रिया के बारे में पूछा गया. सो यस, द सिलेबस में है और इन्होंने पूछा है. इंट्रोडक्शन की पार्लियामेंट में इंडिविजुअल एमपी का रोल डिमिनिश हो रहा है, तो हम इंट्रोडक्शन कहाँ से कर सकते हैं? वी कैन गिव द ओरिजिन ऑफ द पार्लियामेंट और उसमें कितने सदस्य हैं ऐसा कुछ लिखें आप तो बेहतर होगा. सो ओरिजिन, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया हैड अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ मल्टी पार्टी सिस्टम. और फिर आप डेटा दे सकते हैं. डेटा अपने पास क्या है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 245 राज्यसभा मेंबर्स एंड 545 लोकसभा मेंबर. रियल एग्जाम में एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आया तो आप कम से कम इतना 250 प्लस या एटलीस्ट यू कैन राइट 200 प्लस एंड 500 प्लस, ऐसा अप्रोक्सीमेट नंबर भी आप लिख सकते हैं. सो दिस मेनी मेंबर्स आर देयर. ये डेटा ओरिजिन में देने का फायदा ये है कि आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्टिफाई कि इतने सारे अगर एमपी हैं तो हर एक व्यक्ति को एवरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड एंड नंबर ऑफ पीपल आर मोर. तो फिर वहाँ से भी आप कुछ एंगल्स लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन इज डन. नाउ इन द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में हम उसी को आगे खींच के जाए कि इतने सारे मेंबर्स हैं और हर एक को बोलने का मौका नहीं मिलता. In Parliament, usually the time allocated for debate is distributed among the political parties depending on their strength in the house. जिस पार्टी की ज़्यादा बहुमति है उसको डिबेट में ज़्यादा बोलने का टाइम दिया जाता है. एंड देन द पार्टी लीडरशिप विल डिसाइड द नेम ऑफ द एमपीज हु विल स्पीक फॉर ईच डिबेट. बीजेपी तो वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो डिसाइड करेंगे या उनके मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो डिसाइड करेंगे कि किस किस सदस्य को ये टॉपिक पे बोलने का मौका देना है. सो इन सच अ सिस्टम it is unlikely that every MP will get a chance to speak in every debate, क्योंकि इतने 240 plus 545 plus 545 जितने members हैं, then they will not get the chance because of the large size of parliament versus the limited amount of time available. And for similar reason, प्रत्येक MP का सवाल क्वेश्चन आवर में ओरल आंसर के लिए सिलेक्ट हो जाए वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट, बॉडी पार्ट 2 में आप बात करें रोल ऑफ व्हीप की. व्हीप आपको पता होगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी हाउस की में अंदर अपना एक व्हीप यानी असिस्टेंट फ्लोर लीडर नियुक्त करता है. उसका ये काम है कि सभी अपने पार्टी के लोग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं सेशन, पर्टिकुलरली जब वोटिंग हो रहा, ही सिक्योर्स देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू इंक्लूडिंग द वोटिंग. एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द व्हीप ऑफ हिज पार्टी. अगर वो व्हीप के खिलाफ जाके कोई वोटिंग करता है तो उसे एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है, पक्षांतर करना, पक्ष पलट देना, उसके अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. सो देयरफॉर इवन इफ एन इंडिविजुअल एमपी फील्स वेरी पैशनेट अबाउट अ पर्टिकुलर इश्यू कि ट्रिपल तलाक में ऐसा होना चाहिए, 370 में ऐसा होना चाहिए, स्टिल अल्टीमेटली ही इज रूल बाउंड टू फॉलो द व्हिप गिवन बाय द हिज पार्टी विथ रिगार्डिंग द डिबेट एंड वोटिंग. सो एज अ रिजल्ट मल्टी पार्टी सिस्टम में इंडिविजुअल व्यक्ति का इंडिविजुअलिज्म का बहुत अवकाश रहता नहीं, उसको पार्टी की हिसाब से चलना पड़ता है. पार्ट 3, बॉडी पार्ट 3 में आप बात करें कि वॉकआउट एंड डिसरप्शन भी बहुत होते हैं. 1950s में पार्लियामेंट साल में 120 to 140 डेज मिला करती थी. आज के सालों में हार्डली 60 to 70 डेज मिलते हैं. एंड इवन विद इन सच लिमिटेड अवेलेबल टाइम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे एंगेज इन वॉकआउट, धरना, घेराव, ये सब करते रहते हैं. Some member of parliament even engage in unparliamentary language, गाली गलौज, बदतमीजी कुछ बोल देते हैं, and behavior which causes further disruption in parliament. जैसे कि 2019 जुलाई में समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान ने बीजेपी से जो डेप्यूटी स्पीकर हैं रमा देवी, उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी करी थी. Some unparliamentary sexist remark were made. And as a result इतना हंगामा किया बीजेपी, एसपी और सब लोगों ने that Lok Sabha could not work for at least 4 days. Ultimately, that gentleman resigned and then
दे स्टार्टेड, तो 4 दिन बिगड़ गए। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, यू कैन कोट द इंसिडेंट बट यहाँ पर नाम लिखना नहीं है कि आजम खान था या रमा देवी थी, दैट यू डोंट हैव टू राइट, यू कैन सिंपली राइट दैट सच इंसिडेंट हैपेंड और लोकसभा का 4 दिन बर्बाद हो गए। सो दिस इज द लेवल ऑफ डिबेट्स एंड एंगेजमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन पार्लियामेंट। कॉन्सिक्वेंटली द डिबेट ऑन द ओरिजिनल मैटर कैन नॉट बी कंक्लूडेड, क्योंकि डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली ऑल द पेंडिंग बिल्स आर पुट थ्रू द वॉइस वोट विदाउट एनी डिबेट एट द लास्ट डे ऑफ द सेशन। और ऐसी परिस्थिति में रूलिंग पार्टी जो बोलेगी उस हिसाब से वोटिंग करके बिल पास हो जाते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ डिबेट हैज़ डिक्लाइन, प्रोडक्टिव कुछ काम निकल के उसमें आ नहीं सकता, क्योंकि सत्र चलता ही नहीं और आखिरी दिन में वोटिंग हो जाती है तो रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से कर देती। सो दैट इज द प्रॉब्लम अल्टीमेटली मैनिफेस्टेड। अब बात कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में। प्राइवेट मेंबर बिल आप जानते होंगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, वो मिनिस्टर के अलावा वाले जो लोग अपना कोई अंगत पर्सनल इंडिविजुअल इनिशिएटिव से बिल प्रेजेंट करें। सिंस इंडिपेंडेंस मोर देन 300 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, लेकिन उसमें से लेस देन 20 हैव बीन पास्ड। 96% ऑफ देम डोंट इवन कम फॉर द डिबेट इन द हाउस, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में ही अपना समय बर्बाद हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, successive governments have been accused of clubbing important bills with the finance bill to get it passed on the fast track without Rajya Sabha interference. आधार सब्सिडी वाला एक बिल था, अगर वो सीधा सीधा अलग बिल के रूप में पास कराने जाते तो बीजेपी सरकार शायद राज्यसभा में उसको पास नहीं करवा पाती, इसलिए उन्होंने फाइनेंस बिल के साथ उसको क्लब कर दिया, क्योंकि फाइनेंस बिल में आप जानते हैं कि राज्यसभा उसके ऊपर कुछ उनका वोटिंग पावर वगैरह है नहीं। सो इट फर्दर लिमिट्स द रोल प्लेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द राज्यसभा, उनका फिर कहने के लिए करने के लिए कुछ रहता नहीं है। सो कंक्लूजन्स, यस इट इज ट्रू, ये सब मुद्दों को देखते हुए सैडली इट इज ट्रू, पार्लियामेंटेरियंस दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जनता के प्रतिनिधि हैं। दे आर टू प्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, गृह में उन्होंने जनता की इच्छा को रखना है। बट बिकॉज ऑफ द अफोरमेंशन रीजन्स their individualism is overshadowed by the group actions based on party lines, पार्टी जो बोलेगी वो हमने करना है। Therefore need of the hour is that leaders of the political parties, chairpersons of both the houses, they should ensure that more space is given to individual parliamentarian, और पार्टी लाइन से एक एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिले, वो कुछ कर सके, ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए। एक लाइन में पॉजिटिव हमने सजेशन दिया वो पर्याप्त है, यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट ऑफ सजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउ वी कैन इंप्रूव द थिंग्स, बिकॉज दैट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ मिस्टेक्स इन द आंसर, यहाँ पर कीवर्ड्स अगर मिसिंग है, आपने रोल ऑफ व्हिप के बारे में नहीं लिखा, थ्रेट ऑफ डिफेक्शन के बारे में नहीं लिखा, प्राइवेट मेंबर्स बिल की चर्चा नहीं करी, इफ दिस कीवर्ड्स आर मिसिंग तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। सेकंड, ये जब आप लिख भी रहे हैं देन लॉजिकल ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। प्राइवेट मेंबर बिल कुछ खास पास नहीं हो पाते, दैट इज करेक्ट, बट वो सीक्वेंस में आप लिखते हैं तो उसे लोअर एंड ऑफ द लॉजिकल ऑर्डर में रखना है। अपर एंड में तो आप क्या लिखेंगे कि देर आर सो मैनी पीपल एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, रोल ऑफ व्हिप, डिफेक्शन की तलवार लटकती है, दोज आर द प्राइमरी प्रॉब्लम्स, बिकॉज हर एक मेंबर को प्राइवेट बिल प्रेजेंट करने की इच्छा शायद नहीं होगी, सो इट इज नॉट अ प्राइमरी रीजन कि इंडिविजुअल का रोल कम हो रहा है, तो लॉजिकल ऑर्डर का आप ख्याल रखें। सेकंड, एक्सेसिव फोकस की बहुत डिसरप्शन होते हैं, लोग वो वॉकआउट कर देते हैं, दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू कवर द अदर पार्ट्स एज वेल। ओवरऑल इसको बोल सकते हैं ओपिनियन बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन, स्पान इज मोर देन 2 years, ये तो लंबा सालों से चल रहा है। डिफिकल्टी लेवल आई वुड कॉल इट मीडियम, क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखना होता तो सीधे सीधे 3-4 बुलेट बना देते, 250 वर्ड्स में लिखना है तो उसे आर्टिकुलेशन करना पड़ता है, तो वो दिमाग मांगता है। स्कोर आई फील दैट 15 में से ज़्यादातर लोगों ने 5 मार्क के आसपास खींचा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो उन्होंने पूरी प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर बजाई होगी, या सिर्फ उन्होंने बात करी होगी वॉकआउट एंड डिस्ट्रैक्शन, बट ग्रांडर स्केल पर लॉजिकली एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करके लिखें तो फिर आपको ज़्यादा मार्क इसमें और मिल से 6, 7, 8 यू मे गो। सो वी आर डन विद द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी, दैट वाज 15 मार्क्स। जिन लोगों ने कल मेरा लेक्चर अटेंड किया है उनको पता होगा अपना पावर पॉइंट का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस इन द पास्ट, फिर हम आंसर का इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन देखते हैं। वैसे मेरे आंसर के अंदर जो वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा लंबी पॉइंट्स दिए जाते हैं, फॉर आई हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, भविष्य में आपको मेंस इंटरव्यू में कहीं कोट करना हो तो लाभ मिले, इसलिए मैं ऐसा
बियॉन्ड द रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट में आपको आंसर बताता हूँ। एंड अल्टीमेटली वी लुक एट द कॉमन मिस्टेक्स। यहाँ पर पावर पॉइंट में मैं हर एक सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर तो लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा ग्राउंड कवर नहीं कर पाएंगे। आफ्टर द क्लास आप यही वाले पेज पर वापस आइएगा या मेरे प्रोफाइल पेज पर जाइए, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगा और उसके रिकॉर्डेड सेशन के नीचे एक बटन होता है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये पावर पॉइंट का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन यू पीसफुली रीड ऑल द सेंटेंसेस की यहाँ पर ये क्या क्या लिखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में मेंस 2019 में पूछा गया। ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्हित किया जा सकता है, उसको कौन से उपचार उपलब्ध है उसकी चर्चा करिए। फॉर 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। इलेक्शन रिलेटेड मतलब की क्वेश्चन है। इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। 2017 में पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने 2016 में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रपोज किए, उसके बारे में चर्चा करो। 2018 में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, और उसमें ट्रस्टवर्दीनेस के इशू के बारे में पूछा गया। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एज अ टॉपिक इटसेल्फ, कानून के बारे में सीधा ही पूछा गया हो तो शायद मेरे ख्याल से ये पहली बार पूछा है। भले सिलेबस में दिया था बट अब तक डायरेक्टली आई थिंक द क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। नाउ द इंट्रोडक्शन, क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, मतलब ऐसे सभी टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपने रट के जाना चाहिए बाय हार्ट। RPA एक्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसका आप ओरिजिन दे सकते हैं। ओरिजिन कुछ इस तरह से कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी अपर एज मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, वो कोई इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए, ऐसे 4-5 ही लिमिटेड क्वालिफिकेशन उन्होंने दिए हैं। बियॉन्ड दैट व्हाट अदर क्वालिफिकेशन शुड बी देयर, वो पार्लियामेंट के हाथ पे छोड़ दिया था और पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस एक्ट। Our original constitution only provides for minimum eligibility conditions related to age, nationality, financial solvency, and mental health for the legislature at the union and state level. Then it was left for the parliament to frame the detailed norms for qualification and disqualification, and accordingly parliament ने ये representation of people's act 1951 में बनाया था। It covers union and state legislature, उनके क्या qualification, disqualification, election offenses, corrupt practices, उस सब के बारे में यहाँ पर provisions हैं। So accordingly, a member of the parliament or member of state legislature may be disqualified from the house on following grounds। करके आप बॉडी पार्ट 1 में जाएंगे कि कौन से ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, बॉडी पार्ट 2 में कि उसको अपील में जाना हो तो किधर जा सकता है, अल्टीमेटली कंक्लूजन कि हाँ ये जरूरी है। सो बॉडी पार्ट 1 ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति अपने चुनावी नामांकन पत्र में मेकिंग फ्रॉडुलेंट क्लेम्स अबाउट सिटीजनशिप, डोमिसाइल, एज, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, SC/ST स्टेटस वगैरह, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड इन सोशल क्राइम्स, जैसे कि रिलीजियस डिसहार्मनी, कुछ उसने दंगे बढ़वाने का काम किया हो, सती प्रथा को एनकरेज कर रहा हो, अनटचेबिलिटी को एनकरेज कर रहा हो, ही मे बी डिस्क्वालीफाइड। हीनियस क्राइम जैसे मर्डर, रेप, टेररिज्म में जो आदमी कन्विक्ट हुआ है। इकोनॉमिक क्राइम्स जैसे करप्शन, स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जो कन्विक्ट हो गया तो ऐसे आदमी को वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सपोज कोई भी व्यक्ति 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए जेल जा चुका है, देन ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर द 6 years सिंस हिज रिलीज। संजय दत्त 2 साल से ज़्यादा की उसको जेल हुई तो वो जेल से बाहर निकलेगा, उसके भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सिमिलर थिंग्स विल हैपन टू लालू यादव एंड अदर पीपल। सो इट इज़ दैट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर करप्शन, डिसलॉयल्टी टू स्टेट ऐसी कोई केस में पकड़ा है तो वो भी नहीं लड़ सकता। कैंडिडेट हु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द इलेक्शन एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और ऑफरिंग ब्राइब्स टू विन इलेक्शन, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी वेयर गवर्नमेंट हैज़ मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग, तो वो भी अनलेस तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और उसकी भी कुछ यहाँ पर बात हो रही है। Of course, in real exam, it is not possible to memorize all these things, but ये सोशल, हीनियस, इकोनॉमिक क्राइम्स 2 साल के बाद अगर बाहर आया तो 6 साल तक और डिस्क्वालीफाई, सम ऑफ द मैटर्स यू कैन राइट।
बॉडी पार्ट 2 तो बहुत छोटा है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल, डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट या लेजिस्लेचर वो हाई कोर्ट में जाके फिर अपील कर सकता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो उसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन करनी होगी। सो दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू डेम। एंड लास्टली कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अप्रिशिएट करेंगे बट साथ ही साथ कुछ कंसर्न भी, चिंता भी व्यक्त करेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट ब्रिंग्स अ ग्रेट थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। This RPA Act, it contains stringent provisions to curtail entry of criminal elements into legislature. विधायिका में ऐसे गुनाहित इतिहास वाले लोग नहीं आए, उसके लिए इसमें कुछ प्रावधान है। एंड दिस नॉर्म्स हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय द रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो सारे रूलिंग्स हमने लिखने की जरूरत नहीं है, बट सम ऑफ देम आर लाइक, वो आदमी एक बार कन्विक्ट हो जाए तो ऊपर वो हायर कोर्ट में अपील करता था और फिर कि मुझे जमानत मिल गई है तो मुझे इलेक्शन का नामांकन भरने दो वगैरह। सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उसमें सख्त रूलिंग्स दिए हैं। सो यस, वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये जरूरी था और किया गया। हाउएवर 43% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 17th लोकसभा, दे आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस। सो अगर ऑलमोस्ट आधे जितनी लोकसभा के लोग, उनके सामने क्रिमिनल मामले चल रहे हैं, तो ये आरपीए एक्ट कोई बहुत जोरदार काम हुआ ऐसा दिखता नहीं है। सो नीड ऑफ द आवर इज टू फास्ट ट्रैक द केसेस इन्वॉल्विंग सच लेजिस्लेटर। सो एक कॉशियस नोट पे हम लोग आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ 250 वर्ड्स, तो थोड़ा ज़्यादा कुछ सोच विचार के लिखा हुआ ऐसा एक्सपेक्टेड है। इसके बाद में लॉन्ग लिस्ट ऑफ सजेशन इज नॉट आस्क्ड कि हाउ वी कैन स्टॉप द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज नॉट आस्क्ड हियर। सो मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन 250 वर्ड्स में पूछा गया है, तो हाँ, थॉटफुल कंक्लूजन इज वारंटेड। डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस के अंदर, तो आपके पास ओरिजिन और फीचर आपको पता होने चाहिए। तो मैं इसे बोलता हूँ फैक्ट बेस्ड थियरी क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखना है तो इसको जरा विस्तृत करके लिखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल जस्ट सती एंड अनटचेबिलिटी, ऐसी एक दो लाइन नहीं, उसको आपने क्लासीफाई करके लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया कि सोशल क्राइम, हीनियस क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम्स, सो देन यू कैन होप टू गेट मोर मार्क्स। कुछ कैंडिडेट के पास ऐसी स्किल होती है कि वो लंबा करके लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंगली योर माइलेज विल वेरी। 15 में से मुझे लगता है 6 मार्क्स जितना तो सभी लिख के आए होंगे, कुछ लोग और भी खींच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर आर्टिकुलेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ द contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, the principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged, explained। न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समन्वय अर्थान्वय उभर कर आए हैं, स्पष्ट कीजिए। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। दिस इज अ टफ क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि ये लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट रिलेटेड एक वेस्ट बंगाल का और भारत सरकार का केस 60s में हुआ था, उसकी मैटर को उन्होंने खींच के यहाँ पर पूछा है। सो एवरीवन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दिस थिंग एंड राइट अ गुड क्वालिटी आंसर। सो टफ क्वेश्चन। फेडरलिज्म के बारे में वैसे पहले प्रश्न पूछे गए, बट वो जीनेरिक लाइन पे थे। जैसे 2014 में पूछा गया, द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक स्टेट ऐसा एक सिस्टम बना है, बट दिस फीचर मिलिटेट्स अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। उसके चलते ही फेडरलिज्म कमजोर हो जाता है। इस पर चर्चा करिए। सो दीज आर द थिंग्स यू कुड मैनेज फ्रॉम दिस लक्ष्मीकांत एंड अदर बुक्स। एनीवेज, ये जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में हमने लिखना है। सो फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया है, जुडिशरी अलग अलग कानूनों का कुछ अर्थघटन करती है, यूनियन स्टेट के अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर हैं, उसके बारे में आप कुछ डेफिनेशन, ओरिजिन दीजिए। सो इन अ फेडरल कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। ऐसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म या फेडरल कंट्री बोलते हैं। एंड दे बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस इंडिपेंडेंटली। यूनियन अलग होता है, स्टेट अलग होता है। या फिर आप ओरिजिन दे सकते हैं कि कैसे यूनियन का लॉ मेकिंग पावर अलग है, स्टेट का अलग है। अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इनटू 3 कैटेगरीज। और फिर वो 3 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको आप थोड़ा विस्तृत करके लिखिए। दैट इज बिकॉज व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में लगाया था, वो सारा कंटेंट आपके पास शायद रेडीमेड ना हो। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आंसर को पैडअप करने के लिए, वर्ड लिमिट फिलअप करने के लिए आप चीज़ों को एक्सप्लेन करिए कि एक यूनियन लिस्ट होता है, उस हिसाब से पार्लियामेंट वो सब सब्जेक्ट पर केवल पार्लियामेंट कानून बना सकता है।
देन देयर इज अ स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, एंड देन देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट कि जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बट इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट देन सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। फिर रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट मतलब कि जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं, स्टेट लिस्ट में भी नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं, ऐसी कोई मैटर पर अगर कानून बनाना है तो वो पावर सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए हैं कि वो इन सभी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है उसको वो निरस्त कर सकता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर द डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग यूनियन वर्सेस स्टेट्स। So like that you can pad the answer here. Now the question में दो कीवर्ड थे, फेडरल सुप्रीमसी एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन का कानूनी पावर ये है, स्टेट का कानूनी पावर ये है, ऐसा डिवीजन करते वक्त ये सिद्धांतों को मद्देनजर रखा है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। सो इन द कॉन्करेंट लिस्ट देयर इज अ मैटर एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। 1957 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया जिसकी मदद से केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर कोल बियरिंग एरियाज, कोयले की कुछ खदानों को अपने हाथ में लेना चाहती थी। तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ राज नहीं आई, तो उन्होंने दे इनेक्टेड अ काउंटर लॉ जिसमें ये लिखा गया कि यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट अक्वायर एनी माइनिंग एरियाज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये क्या हुआ, दोनों के पास लॉ मेकिंग पावर है और दोनों ने ऐसे कानून बना दिए कि एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। सो अल्टीमेटली मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में जजमेंट आया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी ये डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ये डॉक्ट्रिन ऐसा बोलती है कि कानून को या संविधान को इट शुड बी रेड एज अ होल, पूरा एक साथ पढ़ना चाहिए, और उसमें कोई एक प्रोविजन हो तो उसको बाकी सब प्रोविजन के रिलेटेड देखना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा है तो फंडामेंटल राइट में क्या है, और फिर आपस में वो दोनों कितने मिलते जुलते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड अ मैटर सो एज टू मेक अ कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और फिर ऊपर लिखा हो फंडामेंटल राइट में कि हमारे पास धार्मिक स्वातंत्र्य होना चाहिए। सो वेदर दिस शुड प्रिवेल और दैट शुड प्रिवेल, वो सब वो तय करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि दो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हो, कुछ एक तरफ और दूसरा एक तरफ, देन द कोर्ट मस्ट इंटरप्रीट देम इन सच अ वे सो एज टू गेट मैक्सिमम इफेक्ट गिवन टू बोथ प्रोविजन। एक बार जो बोला गया कि रिलीजियस फ्रीडम है, आप अपना टेम्पल मॉस्क का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं मांगेगा। और दूसरी तरफ ऐसा भी लिखा गया है कि वी शुड हैव इक्वालिटी ऑफ वीमेन। सो वीमेन आर सेइंग कि सबरीमाला टेम्पल में हमको एंट्री नहीं मिलती, सबरीमाला टेम्पल के ट्रस्टी बोलते हैं नहीं हमारा ये रिलीजियस फ्रीडम है टू मैनेज आवर अफेयर्स। तो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन हो जाए, देन कोर्ट व्हाट हैज़ टू डू इज, दोनों ही जो भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है उन दोनों में से मैक्सिमम इफेक्ट खींच के आपका भी थोड़ा जाए, आपका भी थोड़ा जाए, ऐसा रिकंसाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट एंटायर डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सो बट ये क्वेश्चन क्या है कि यूनियन स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखा, तो हम शबरीमाला टेम्पल या ट्रिपल तलाक की बात यहाँ पर नहीं कर सकते। फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज ये वाला केस दैट इज द रेलेवेंट वन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यूनियन बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल की कोल माइन हम एक्वायर करेंगे, वेस्ट बंगाल ने कानून बनाया कि नहीं एक्वायर कर सकते। इफ दिस हैपन्स तो फेडरल सुप्रीमसी को ध्यान में रखेंगे। फेडरल सुप्रीमसी में पार्लियामेंट इज एम्पावर टू क्रिएट लॉज फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड। ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 में एक अलग सॉवरेन बॉडी का स्टेटस मिला है, यूनियन इज अ सेपरेट, स्टेट इज सेपरेट, बट एट द सेम टाइम they cannot curtail the union from exercising its own power, they cannot prevent union from acquiring property concurrent list में, और आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हम करेंगे। सो एज अ रिजल्ट वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट हार गई, यूनियन जीत गई, दैट वाज द आउटकम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से फेडरल सुप्रीमसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने किया। सो कंक्लूजन, यस ये किया गया। इंडियन फेडरलिज्म इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, कि जहाँ पर फेडरलिज्म तो है बट सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, अमेरिका जैसा सिस्टम अपना नहीं है। सो थ्रू अबव केस सुप्रीम कोर्ट हैज reiterated this principle of federal supremacy and doctrine of harmonious construction over the legislative powers used by union and states. Anyway, so mistakes in the question, अगर आपने ये वेस्ट बंगाल वाला स्पेसिफिक केस मेंशन नहीं किया तो ये पूरा जवाब फॉलो है।
कुछ लोगों ने शायद यहाँ पर एसआर बॉम्बई जजमेंट के बारे में लिखा हो। उसमें बात ये थी कि एक ज़माने में यूनियन गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्टियों को स्टेट गवर्नमेंट से गिराने के लिए यहाँ वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर कर देती थी, तो उसको मिसयूज बंद करने के लिए एसआर बॉम्बई केस आया था। बट वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई लेजिस्लेटिव पावर और इनका वो कुछ ऐसा बड़ा दिख के आता नहीं है। सबरीमाला केस, ट्रिपल तलाक एंड अदर थिंग्स की रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस एंट्री ऑफ वीमेन इन टेम्पल और समथिंग, दे आर नॉट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हियर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अलग कानून और यूनियन के अलग ऐसा कुछ पूरा सीन दिखता नहीं है। सो दिस इज अ थियरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि 63 का मैटर पूछा गया। डिफिकल्टी लेवल आई वुड क्लासीफाई इट एज अ टफ क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू असेंबल बोल बच्चन जब तक ये पूरा मैटर स्पेसिफिक केस के आसपास हमें पता ना हो। सो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 10 में से 3 मार्क के आसपास लिखा होगा जीनेरिक बोल बच्चन इन्वॉल्विंग दिस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड फेडरल सुप्रीमसी। क्या यूपीएससी के अंदर ऐसा नहीं कि वी हैव टू सिक्योर सम 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स, दूसरे खराब जवाब लिखेंगे, हमने कम खराब जवाब लिखना है एंड वी कैन गेट सिलेक्टेड। सो एक प्रश्न ये दिख गया तो अब हम लोग सारे जजमेंट देख लें और लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट के 1992 से लेके अभी के सभी टॉपिक वाइज पेपर का एनालिसिस करके सभी जजमेंट की कॉपी मेमोराइज करके चले, दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। सो डोंट वरी सो मच अबाउट लुकिंग एट वन रैंडम क्वेश्चन, ऐसे रैंडम क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। Now, the next question is about the amendment powers and the basic structure. We have been studying for some half hour. Let us take a break for 4 minutes ताकि मेरे गले को भी थोड़ा आराम मिले और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। A break for 4 minutes.
Alright friends, so our break period is over. Let us move forward. जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2 2019 पॉलिटी का नेक्स्ट सवाल ये था, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर, इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एन एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 368. कैन दे डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपांडिंग देयर अमेंडमेंट पावर. पूरी हिंदी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बट ये प्रश्न बहुत ही आसान है एंड सिमिलर थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ऑल्सो. Supreme Court of India keeps a check on the arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution 2013 में पूछा गया, और उसी को रिफ्रेश करके यहाँ पर भी पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में. सो वर्बेटिम आंसर शब्दशः जवाब आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के चैप्टर 10 में. यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन की आर्टिकल 368 नाम की एक चीज़ है, अंडर दैट पार्लियामेंट इज गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ वेरिएशन ला सकते हैं, कुछ रिपील हटा भी सकते हैं. लेकिन फिर आप बॉडी पार्ट में जाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. और फिर आप उसको एलैबोरेट करेंगे कि कैसे पार्लियामेंट अगर ऐसा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू में वो टिक नहीं पाएगा वगैरह. एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन that yes, constitution has provided wide range of legislative powers to the parliament, but when it comes to amending the constitution, ये power absolute नहीं है, उसके ऊपर they have to be exercised within the boundaries of the basic structure of the constitution which has been outlined by the Supreme Court of India. बस वो हो गया. ये इसमें बहुत और मतलब आसानी से इसको अटेंड कर सकते हैं. सो आई वुड कॉल इट थियरी क्वेश्चन, ईजी है. वर्बेटिम आंसर लक्ष्मीकांत में मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 7 मार्क या उससे भी ज़्यादा आउट ऑफ 15 मार्क्स इसमें खींच लिए होंगे. मिस्टेक्स यहाँ पर ये हो सकती है कि अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर इसके आसपास जो आपने बॉलिंग करनी है और वहाँ से अलग हो कि फिर वेरियस टाइप ऑफ अमेंडमेंट और किसके अंदर सिंपल मेजोरिटी इज सफिशिएंट, किसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, वो पूरी थियरी एक्सप्लेन आपने नहीं करनी है. आपने जो पूछा गया उसका जवाब देना है. एट द सेम टाइम बी कॉशियस कि आप डाइग्रेशन करते करते 9th शेड्यूल में है तो जुडिशरी उसको टच नहीं कर सकता, या फिर कि जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते बहुत सारे कानूनों के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं और जुडिशरी खुद कानून बना रहे. दोज आर नॉट द टाइप ऑफ थिंग्स आस्क्ड हियर. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. एक आध लाइन में कुछ लिख लिया तो बराबर है. अदरवाइज स्टिक टू द बेसिक प्रीमाइस कि 368 के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हटा नहीं सकते. So those were the 115 marks worth of questions from polity. इसको देखकर फॉर द 2020 मेंस अपना रोड मैप क्या बन सकता है, पॉलिटी की तैयारी कैसे हो सकती है. इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत प्रीलिम मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है. अटॉर्नी जनरल वाला सवाल हो या 368 वाला सवाल हो, उसमें से अटेंड कर सकते थे. बियॉन्ड दैट कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन वगैरह, उसको देखने के लिए आप लक्ष्मीकांत की एक दूसरी किताब है गवर्नेंस इन इंडिया बाय मैग्रो हिल पब्लिकेशन, वो रिफर कर सकते हैं. या ऑल्टरनेटिवली पियर्सन पब्लिकेशन में एम कार्तिकेयन ने भी एक ऐसी बुक लिखी है. सो आउट ऑफ देम विच एवर इज चीपली अवेलेबल यू कैन गो फॉर इट. कोई बहुत ज़्यादा उसमें अंतर है नहीं. कार्तिकेयन के अंदर उसने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप ऐसा बोल के थोड़ी और नए मैटर दिए हैं. सो अगर वो देखना है तो आप कार्तिकेयन भी देख सकते हैं. एनसीईआरटी उसकी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की क्लास 11-12 की टेक्स्ट बुक देखनी है. वो फ्रेंच सेक्युलरिज्म, वो भारत से क्या सीख सकते हैं, डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस की बुक से आया है. सोशलिज्म के, सोशियोलॉजी के बारे में भी कुछ सवाल पेपर 1 में आपको मिल जाते हैं. सो यू शुड लुक एट बोथ द टेक्स्ट बुक्स. करंट अफेयर्स के लिए पीआरएस इंडिया, अलग अलग जो भी बिल पास हो रहे हैं, एंड देन दिस करंट अफेयर्स की जो भी आप मैगजीन पीडीएफ वगैरह फॉलो करते हैं, दैट यू कैन सी. लोकल बॉडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन मंथली आपने देखने चाहिए. पेज बाय पेज नहीं पढ़ सको तो एटलीस्ट जो चीफ एडिटर्स प्रीफेस शुरुआत में दिया होता है वो देखिए, और इंडेक्स को एक बार देख लीजिए. कुछ सिलेबस के डायरेक्टली रेलेवेंट चीज़ें आपको दिखे तो वो आर्टिकल पूरे पढ़िए. ये बात सही है कि बहुत सारे वेबसाइट वाले उसका जिस्ट माइंड मैप आपको देखते हैं, बट आप याद करिए वो रोल ऑफ वीमेन की लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन मिला है, बट नेशनल पॉलिटिकल कैरेक्टर अभी चेंज नहीं हुआ है. तो अपने पास एक दो मुद्दे को ही आपने 250 वर्ड्स में इलेबोरेट करना था, राइट. सो दैट इज अ पर्टिकुलर स्किल. उसके लिए आपके पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, आर्टिकुलेशन. वो तभी मिलेगा जब आप ऐसी सेंटेंसेस पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आप आदत रखिए.
ऑल्सो कीप अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जैसे वो सेक्युलरिज्म का प्रश्न रिपीट हुआ फ्रांस में वाला जो पूछा गया था। रोल ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन इज ऑन डिक्लाइन, वो भी पहले रिपीट हुआ था 2013 में, अभी वापस पूछा गया। तो पुराने पेपर जब से अपना सिलेबस मेंस का चेंज हुआ है, दैट इज फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स यू शुड सॉल्व दैम। ये बात भी सही है कि कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वगैरह की पॉलिटिकल साइंस या लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट, वहीं से आपको उसका कुछ जवाब मिल सके। आगे हम देखेंगे वेलफेयर स्कीम में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का मैटर पूछा गया है। तो उसके देखते हुए इफ़ यू गो फॉर द टॉपिक वाइज मेंस क्वेश्चन पेपर ऑफ दोस ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक दो सवाल कहीं से कुछ मिल सकते हैं, बट उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका कॉस्ट बेनिफिट कितना समय लगेगा वो सब मैटर करने में, और उसकी क्या उपयोगिता होगी। यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ दैट। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि बाकी सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, वो अपना मैं कुछ अलग से सीक्रेट कर दूं और वो पूछा जाए तो ताकि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। पर पहले जो सब लोग कर रहे हैं, मतलब ये एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत एंड पीआरएस इंडिया, वो खत्म करो, फिर जाके ये सब सीक्रेट चीजें शुरू करो। सिमिलरली इग्नू के बहुत सारे मॉड्यूल हैं अलग अलग टॉपिक्स पर जो आप BA MA के पढ़ सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट। एनीवे, सो दैट वाज द पॉलिटी सेगमेंट, उसके 9 सवाल 115 मार्क्स वो हमने कंप्लीट किए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मेंस पेपर में ब्लॉक 2 में बोलता हूँ वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, ऐसा एक मुद्दा है। उसमें से 65 मार्क के प्रश्न पूछे गए, वो हम देखेंगे। टोटल देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वेलफेयर टॉपिक। एक प्रश्न कि गरीब आदमी का फूड बजट, उसके ऊपर अब प्रेशर आ रहा है। दूसरा पूछा गया मल्टी लेवल प्लानिंग के बारे में। तीसरा था कि सर्विस सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो देश का विकास और हो सकता है। चौथा प्रश्न कि गरीब आदमी को वेलफेयर स्कीम के बारे में पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसलिए वो लोग गरीब हैं, हम क्या मतलब वो पूरी प्रॉब्लम की चर्चा करी। एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छा है बट ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाया, उसके क्या कारण रहे हैं। सो ओवरऑल ऑल द क्वेश्चन सभी के सभी कंटेम्पररी नेचर के थे, कोई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में से पूछा नहीं, कोई स्पेसिफिक थियरी से पूछा नहीं, कंटेम्पररी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर सभी आपको दिखेंगे कि मीडियम टू टफ लेवल है। मीडियम टू टफ लेवल आपको डिफिकल्टी दिखती है क्योंकि द नेचर ऑफ क्वेश्चन वाज सच दैट कि सीधा सीधा 1 2 3 4 करके बुलेट पॉइंट लिख दो अटॉर्नी जनरल के, ऐसा नहीं था। एनीवेज वन बाय वन वी लुक एट दिस क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन वेलफेयर स्कीम्स। ये सिलेबस एक बार उससे पहले हम लोग देख ले। सिलेबस क्या है वेलफेयर ब्लॉक का। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द डिजाइन इंप्लीमेंटेशन। वल्नरेबल सेक्शन के लिए कौन सी वेलफेयर स्कीम है, कौन से लॉज एंड बॉडीज बनाए गए हैं। देन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो दीज आर द सिलेबस पॉइंट, उसके हिसाब से प्रश्न निकले। ऐसा पहला प्रश्न कुछ इस तरह से था। There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking social expenditure by the union government is forcing the poor people to spend more on the non-food essential items, squeezing their food budget, elucidate। यानी कि भारत के अंदर निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाने के कारण निर्धनों को अपने खाद्य बजट से पैसा निचोड़ के खाद्यांतर अत्यावश्यक मुद्दों पर पैसा व्यय करने के लिए वो मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। ये जो पूछा गया प्रश्न वो कुछ जम नहीं रहा है। आप सोचिए कि अभी तो सरकार ने एक PM किसान योजना लॉन्च करी कि फार्मर को सीधा 6,000 रुपये देंगे। सरकार ने एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च करी कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। तो मतलब उसे तो हेल्थ है और ये सब के लिए तो पैसा खर्च करने की जरूरत किधर है, सरकार दे रही है, राइट। सो वी आर नॉट सीइंग प्रीमा फेसी की सरकार ने सोशल सेक्टर पर एक्सपेंडिचर कम कर लिया इसलिए गरीब आदमी को खाने का पैसा निकाल कर अपने बच्चों की पढ़ाई या हेल्थ के लिए लगाना पड़ता है। ये कुछ जम नहीं रहा है स्टेटमेंट। सो इट सीम्स लाइक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आउटडेटेड क्वेश्चन बैंक। ये आप जब डेटा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो मैटर पूछा गया है ऐसी समस्या थी, बट वो कब थी 2009 to 13 में। अभी तो ये समस्या दिखती नहीं। ये डेटा मैंने नीति आयोग रिपोर्ट से निकाला है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार कितना पैसा खर्च कर रहा है फ्रॉम द ईयर 2000 से लेके 2015। हर एक साल आप एब्सोल्यूट फिगर में देखिए कितने लाख करोड़ उन्होंने स्पेंड किए। तो ये तो
इंक्रीज कर रहा है हार्डली इन वन टाइम। यहाँ पर आपको दिखता है 2010 और 11 के बीच 1,47,000 था, उसे कम होके 1,40,000 हुआ। ये मतलब एक ब्लॉक को छोड़ के बाकी तो इंक्रीज ही हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम का ये सवाल दिखता नहीं। सेकंड, अगर आप यूनियन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकाल के देखो, तो फिर आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी दिखता है कि पहले बड़ा था, फिर 2009 से 2009 यहाँ से लेकर 2013 तक थोड़ा थोड़ा वो कम हो रहा था, बट वापस फिर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये बढ़ा है। सो दैट मीन्स ये प्रश्न जब सेट किया होगा वो पुरानी क्वेश्चन बैंक का है, जो कि 2009 टू 13 में किसी ने कुछ क्वेश्चन रखा होगा और अब जाके उन्होंने सीधा उठा के पूछ लिया, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉब्लम राइट नाउ, दिस इज अ फेडेड क्वेश्चन। एनीवेज, पूछा गया है तो जवाब तो देखना है। इस टाइप के प्रश्न पहले पूछे गए हैं, बट वो फेडेड क्वेश्चन बैंक नहीं थी, वो सीधे सीधे उन्होंने जेनेरिक चीज़ें पूछी थी कि भारत के अंदर हंगर पॉवर्टी आर बिगेस्ट चैलेंजेस, और उसमें एक सरकार ने क्या प्रगति की है और हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। सो दैट इज एवरग्रीन क्वेश्चन, वो तो कभी भी पूछे, आप ये नहीं बोल सकते फेडेड था। सो दैट वॉज इन 2017। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, दे हैव रिमेन्ड एज शो पीस रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल जब तक ना हो तब तक गरीबी हट नहीं सकती, इसके बारे में चर्चा कीजिए। सो अगेन एवरग्रीन टाइप का टॉपिक 2017 में पूछा गया। हाउ फार डू यू अग्री विद द व्यू दैट फोकस ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज द मेन कॉज ऑफ हंगर वगैरह। सो दैट वाज आस्क्ड इन 2018, दैट वाज हंगर न्यूट्रिशन के हिसाब से पूछा गया। एनीवे, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि सरकार पैसा कम खर्च कर रही है, इसलिए गरीब आदमी ने अपने खाने का बजट उसको कम करके उसका पैसा बच्चे की पढ़ाई में अपने हेल्थ में लगाना पड़ता है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट पॉवर्टी। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, सही रहेगा। पॉवर्टी, इट इज द लैक ऑफ सफिशिएंट मनी टू मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चाहे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आप नहीं खर्च कर पाते पैसा, आप निर्धन है। या फिर आप डेटा दे सकते हैं दैट एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट्स 21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, और इनकी भलाई के लिए बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दे लुक आफ्टर देयर वेल बीइंग बाय कंडक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके लिए गवर्नमेंट सोशल सेक्टर के ऊपर खास पैसा खर्च करती है। सोशल सेक्टर वेलफेयर स्कीम, इट इन्वॉल्व्स करके आप उदाहरण दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सेक्टर। एजुकेशन की स्कीम हो, हेल्थ या न्यूट्रिशन की स्कीम हो, स्पोर्ट्स के बारे में, यूथ सर्विसेज के बारे में, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, वेलफेयर ऑफ SC ST OBC PH, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर वर्कर, वो पेंशन इंश्योरेंस टाइप की गरीब लोगों के लिए योजनाएं, वो सारी चीज़ों को आप सोशल वेलफेयर में गिन सकते हैं। सो गवर्नमेंट एलोकेट्स मनी फॉर दिस थिंग्स, और वहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट ने पैसा कम खर्च किया था इसलिए गरीब आदमी पर बोझ हो रहा है, दैट वाज अ करेक्ट थिंग, बट इट वाज ओनली फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो देन इन बॉडी पार्ट 1 आप इसकी चर्चा करेंगे कि वाई दिस वाज हैपनिंग। ये साल आप पाएंगे 2009 टू 13 के आसपास ये सीन दिखता है। उस वक्त ये हुआ था कि बिकॉज ऑफ द सबप्राइम क्राइसिस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन द वर्ल्ड, भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर डाउन हो गया था। इसलिए भारत के उद्योगों को मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में कुछ कंसेशन दिए, जिसके चलते सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू में पहले पैसा आता था वो पहले से कम होने लगा, एंड एज अ रिजल्ट दे हैड टू कट डाउन सम कॉर्नर। इसलिए कुछ ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीम की वहां पर उन्होंने कम पैसा एलोकेट किया होगा, बट दैट वाज लाइक अ टेम्पररी फिनोमिना फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन इट वाज करेक्टेड। बट यहाँ पर पूछा गया है तो हमने प्रस्तावना तो रखनी होगी कि हाँ ऐसा हुआ था। सो बिटवीन 2009 to 13, Indian economy was suffering from many hardships on account of the subprime crisis, global financial crisis। तो सरकार ने फिजल स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिसके चलते मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट वेर गिवन सम कट्स इन द एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, एंड दैट एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ फिजल डेफिसिट। राजकोषीय खात बढ़ने लगी थी, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यूनियन एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, फूड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो थोड़ा पहले से कम हो गया। एंड सेकंड, जब भी फिजल डेफिसिट बढ़ता है तो आप इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू हाई इन्फ्लेशन। हाई लेवल ऑफ फिजल डेफिसिट विल रिजल्ट इनटू हाई इन्फ्लेशन। तो जितनी भी महंगाई बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं गरीब आदमी के बजट का और पैसा, बचत का और पैसा चला जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बिकम एक्सपेंसिव। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। देन 14th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने जो यूनियन के रेवेन्यू में से कितना हिस्सा स्टेट को देना चाहिए वो तय करते हैं।
सो 14 फाइनेंस कमीशन उसने 42% ऑफ द शेयर स्टेट्स को दिया। इसके अलावा पंचायती राज बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी को भी उन्होंने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का ग्रांट दिलवाया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आती है, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान वाली सिस्टम बंद कर दी। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अलग अलग करेंगे, ऐसा उन्होंने सिस्टम हटा दिया। एंड अल्टीमेटली व्हाट ही डिड इज कि जब स्टेट गवर्नमेंट को 42% हमारा टैक्स का पैसा हम लोग दे रहे हैं केंद्र सरकार में से, सो लेट देम डू द स्कीम्स एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। सो दे रिस्ट्रक्चर्ड मैनी ऑफ द स्कीम्स इन सच मैनर कि पैसा और फ्रीडम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गया कि वो वेलफेयर स्कीम अपने हिसाब से चला सके। और कुछ योजनाएं ऐसी कन्वर्ट कर दी कि वो डिमांड ड्रिवन हो जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो सरकार आपके मुंह में पैसा डालती नहीं, यू हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर द लोन इन दी बैंक, राइट। सो दीज आर द टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम्स हैपनिंग। तो ये सबके चलते हाँ कुछ समय ऐसा दिखा था कि हेल्थ एजुकेशन में पैसा कम जा रहा है। एंड देन बॉडी पार्ट 2, वहाँ पर आप दिखाइए कि कैसे गरीब आदमी का बजट भी साथ ही साथ कम हो रहा था। एक तरफ सरकार 100 डेज रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है अंडर द मनरेगा एक्ट, लेकिन 100 डेज पूरे साल में 365 डेज होते हैं। सो इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द एंटायर फैमिली फॉर द होल ईयर। तो हाँ गरीब आदमी की सेविंग पर प्रेशर आता है अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। सेकंड, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई। तो अगर कोई फार्मर, उसकी फसल बर्बाद हो गई फॉर सम वेदर और पेस्ट डिजीज, तो उसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। बट बिफोर दैट द स्कीम्स वेर देयर, बट वो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं देती थी। तो एज अ रिजल्ट किसान के ऊपर बोझ बढ़ जाता था। एंड स्पेशली इन 2014-15 वो ड्रॉट ईयर्स थे, अकाल पड़ा था, तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी कम हुआ था और किसान को भी मतलब उसमें से इनकम कम हो रही थी, एग्रीकल्चर लेबरर्स को भी इनकम कम हो रही थी। सो एज अ रिजल्ट उनकी जो बजट और सेविंग है उस पर और प्रेशर आ रहा था। फार्मर्स लॉस देयर मनी बिकॉज ऑफ सच ड्रॉट पीरियड एंड दे फेस्ड हार्डशिप बाय द मनी लैंडर्स। ऐसी परिस्थिति में आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान ये सब चाहिए, लेकिन उसका खुद का बजट सेविंग कम हो रहा है, सरकार भी पहले से कम पैसा दे रही है। सो व्हाट विल बी द अल्टीमेट आउटकम? एक बाजू गिवन द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, गरीब आदमी भी आज चाहता है, पुअर पीपल हैव राइजिंग एस्पिरेशन टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो सरकारी स्कूल में तो गरीब आदमी भी अपने बच्चे पढ़ाना पसंद नहीं करते, सिवाय कि इतना गरीब हो कि वो प्राइवेट स्कूल में भेज ही नहीं सके। सो एज अ रिजल्ट यू कैन थिंक ऑफ मैनी पुअर पीपल, लोअर मिडिल क्लास पीपल, कि वो अपना बजट स्क्वीज करके भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। सो फूड एक्सपेंडिचर थोड़ा कहीं पर कट डाउन करेंगे कि हम लोग रोज चाय नहीं पियेंगे या रोज दूध वाली चाय नहीं बनाएंगे, बट वी विल स्पेयर सम मनी एंड विल सेंड द चाइल्ड टू स्कूल। इट मे बी हैपनिंग समवेयर। 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च होती है, जहां पर हर एक ये गरीब फैमिली को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में दिया गया। लेकिन पहले ऐसी कोई होलिस्टिक स्कीम नहीं थी, उसके पहले कुछ योजनाएं थी बट दे गिव हार्डली सम 30,000 रुपीज, और वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ही मिलती थी। अब अबो पॉवर्टी लाइन में जो लोअर मिडिल क्लास टाइप के, दे वर नॉट कवर्ड। सो एज अ रिजल्ट देयर कुड बी मैनी पीपल इन दैट एरा कि उनको थोड़ी की भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, दे कुड नॉट गो टू वर्क, तो उनकी सेविंग पर बहुत असर हुआ होगा। सो दिस वर द इश्यूज। एंड देन कंक्लूजन, हाँ एज अ रिजल्ट ऐसी परिस्थिति में आदमी जो फूड पे स्पेंड करता है उससे ज़्यादा उसका नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। एंड अल्टीमेटली ऐसी परिस्थिति में वो अच्छा पोषक आहार, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाता, तो अपना हंगर इंडेक्स में भी परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। सो दैट टाइप ऑफ कंक्लूजन यू कैन मेक। सो एज अ रिजल्ट पुअर फैमिलीज एबिलिटी टू स्पेंड सेविंग वो ऐसे असर हो गया कि हेल्थ एंड एजुकेशन दे हैड टू स्पेंड मोर मनी एंड लेसर फैमिली बजट वाज अवेलेबल फॉर द न्यूट्रिशियस फूड, वो काजू बादाम नहीं खा पाए। एंड दिस कैन ऑल्सो बी स्कीन इन द पुअर परफॉर्मेंस इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैसे भारत का एज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुआ है, पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव हुई है, बट एट द सेम टाइम अवर परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड हंगर इंडेक्स इट इज लेस देन सेटिस्फैक्टरी। पथेटिक है ऐसा नहीं लिखना है, बट लेस देन सेटिस्फैक्टरी है। So need of the hour is to do what? We should spend more money to greater outlet, better designing and targeting of the social sector scheme is therefore need of the hour. या फिर आप बोल सकते हैं सस्टेनेबल गोल नंबर 2, वहां पर बोला गया जीरो हंगर बाय 2030 एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू एड्रेस दिस इश्यूज इन अ प्रायोरिटी बेसिस। सो लाइक दैट यू कैन असेंबल द आंसर, बट डिफिकल्टी लेवल मैं कहूँगा इट इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि जो पूछा गया है वो परिस्थिति अभी है नहीं, वो 2009 से 13 का सीन अब पूछ रहा है। सो उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस हिसाब से आपने लॉजिकल कनेक्टिव फिट करके चीज़ों को जस्टिफाई करना है।
तो सीनियर प्लेयर हैं वो लोग उसे कुछ बेहतर मैनेज कर पाए होंगे, जिन्होंने बहुत रिसेंट तैयारी शुरू करी है। एंड दोज हु आर नॉट रीडिंग द इकोनॉमिक सर्वे एंड अदर थिंग्स, they may not be so well aware about what was happening in that era. So as a result, it is a tough question. Span more than D minus 2 years है. आउट ऑफ 10 मार्क मुझे लगता है कुछ लोग 3-4 मार्क जितना ही लिखा होगा, कुछ जो कि अच्छा पढ़ के जाते हैं, सो दे कुड हैव असेंबल मोर थिंग। यहाँ पर गलतियाँ क्या क्या हो सकती है? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी? गरीबी के निर्धनता के क्या कारण हैं वो नहीं पूछा गया है। गरीब आदमी का फूड बजट से ज़्यादा पैसा नॉन फूड में चला गया वो पूछा गया है। सरकार बहुत सारा पैसा सोशल सेक्टर स्कीम में नहीं इन्वेस्ट कर सकती बिकॉज अपना टैक्स टू जीडीपी बहुत कम है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन इज वेरी पुअर। दैट इज करेक्ट, बट वो एक आध स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, उसकी लेंदी कमेंट्री वहां पर नहीं लिखनी है कि कैसे भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन कम है और फीजल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने और क्या करना चाहिए। दोज थिंग्स आर नॉट आस्क्ड। एंड बिसाइड वो सब एक्सप्लेन करने के तो 10 मार्क में आप जो मेन चीज लिखनी है 150 वर्ड्स में वो लिख नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। Next question. In context of neoliberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages. Discuss. विकास योजनाओं में न उधारी ये हिंदी तो इतना कलिष्ट बनाते हैं कि वो पढ़ के आदमी को दिमाग में आ नहीं सके क्या पूछा गया है। सो ऑलवेज फर्स्ट यू रीड द इंग्लिश थिंग, फिर हिंदी में जवाब लिखना है तो कीवर्ड्स के लिए हाँ ऐसा हिंदी लिखना है तो उसे यूज़ करिए, बट फोकस इंग्लिश पर करिए। क्या है? नियो लिबरलिज्म चल रहा है, उसके अंतर्गत अगर हम मल्टी लेवल प्लानिंग करेंगे तो ये योजनाओं में पैसा बच सकता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो रुकावटें आती हैं उसको भी हम लड़ सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। मित्रों ये प्रश्न मल्टी लेवल प्लानिंग ना 5 ईयर प्लानिंग वी नो इंडिकेटिव प्लानिंग, रोलिंग प्लान, वो सब चीज़ें, ये मल्टी लेवल प्लानिंग ये नई पिपूड़ी क्या है? एक्चुअली दिस एंटायर थिंग इज वर्बेटिम लिफ्टेड फ्रॉम इग्नू एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पूरा लोकल गवर्नेंस का एक मॉड्यूल है, उसके चैप्टर 18 से उन्होंने ये चीज़ उठाई है, मल्टी लेवल प्लानिंग इन द नियो लिबरल एरा। तो ये ऐसा ही वो वेस्ट बंगाल वाला जो प्रश्न पूछा था डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा ही यहाँ पर उन्होंने अतरंगी चीज़ पूछी है फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई पुट दिस थिंग अंडर टफ कैटेगरी, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं उनके लिए मैनेज करना मुश्किल है। नंदलेस पूछा गया है तो कैसे पहले भी प्रश्न पूछे गए थे, पहले पूछे गए थे बट दे वेर इन अ जनरल टर्म्स। 2016 में पूछा गया कि भारत में ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो पूरा माहौल बदला है क्या उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक से काम किया है, गवर्नमेंट और क्या काम कर सकते हैं। सो जीनेरिक टर्म में पूछा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना बाकी है। यू कुड अटेंड इट, चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। देन 2016 में पूछा गया कि गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए तो ही सब चीज़ की इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। सो अगेन इन जीनेरिक टर्म्स यू कुड अटेंड दिस, बट यहाँ पर स्पेसिफिक पूछा गया कि नियो लिबरल जमाने में मल्टी लेवल प्लानिंग कैसे उपयोगी है। सो वी हैव टू बिल्ड अप द आंसर। सबसे पहले तो ये नियो लिबरल पार्ट में थोड़ा कुछ पैडअप करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी लेवल प्लानिंग क्या है और उससे क्या काम कर सकते हैं दैट स्पेसिफिक कंटेंट हमारे पास शायद ना हो। बट लिबरलिज्म तो आप कुछ एलपीजी रिफॉर्म के आसपास का जमाना सोच सकते हैं, विजुलाइज करके कुछ कीवर्ड्स उसमें डाल सकते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैड अडॉप्टेड सोवियत मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान्स फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिमूवल। वहाँ पर ये अपेक्षा की गई थी दैट डेवलपमेंट विल ट्रिकल डाउन टू बॉटम स्टार्ट ऑफ सोसाइटी। ऊपर से सेंट्रलाइज फॉर्म में 5 ईयर प्लान करेंगे और नीचे सब रामराज प्रजा सुखी हो जाएगी। तो मल्टी लेवल प्लानिंग आप दिमाग में विजुलाइज करिए कि मल्टी लेवल मतलब यूनियन कुछ करे, स्टेट कुछ करे, लोकल बॉडीज कुछ करे, प्राइवेट सेक्टर कुछ करे। ऐसी कोई बड़ी विभावना उस जमाने में थी नहीं, क्योंकि अपने पास अभी लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप भूतकाल को याद करके जवाब को क्या करें, पैडअप करें। देन यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एंड ऑल दिस एक्सपोज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द टॉप डाउन 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। ये एक माहौल बना। पैरेलल टू दैट अर्ली 80s में ये न्यू लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर शुरू करवाती है, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन शुरू करवाते हैं। तो थैचरिज्म, रेगनिज्म ऐसा बोल के वहाँ पर लिबरलिज्म, उदारवाद आता है। सो देन यू राइट अ फ्यू थिंग्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज नियो लिबरलिज्म। वहाँ पर बात होती है इंडिविजुअल लिबर्टी की, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की, कि ये स्टेट गवर्नमेंट खुद से सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, मार्केट फोर्सेस को स्पेस दिया जाएगा वगैरह।
स्टेट मिनिमलिज्म इन द सेंस दैट आपको बच्चे पढ़ाने हैं तो आप खुद पढ़ाइए, गवर्नमेंट विल ओनली लुक आफ्टर वेरी सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल। सो वेलफेयर स्कीम के अंदर ग्रेटर फोकस ऑन फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल, यूनिवर्सल कवरेज टू एवरीवन ऐसा नहीं करना, ऐसा एक माहौल बनता है। एंड मल्टी लेवल प्लानिंग इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम। मल्टी लेवल प्लानिंग में बात यह है कि वी हैव टू एंगेज ऑल द डिसीजन मेकर्स एट ऑल द लेवल ऑफ गवर्नेंस, यूनियन स्टेट लोकल बॉडीज प्राइवेट सेक्टर सबको लेके चलना है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल प्लानिंग। ये मैं अपने दिमाग से इन्वेट करके नहीं बता रहा हूँ, दिस इज गिवन इन इग्नू एम ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एनीवे, सो मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब कुछ इस तरह से, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल बॉडी अर्बन एरिया में है, लोकल बॉडीज रूरल एरिया में है। रूरल एरिया की लोकल बॉडी के वापस 3 टायर्स हैं कि जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, विलेज लेवल पर। इसके अलावा अर्बन और रूरल डेवलपमेंट में सामंजस्य रहे, हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन रहे, उसके लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। इसके अलावा बिकॉज आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स हमने सभी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे अनुमति दी। सो एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। ट्रांसपोर्ट के अंदर इंडियन रेलवेज है तो उसके सामने भी प्राइवेट एयरलाइंस एंड सभी कुछ चीज़ों में हमको दिखता है प्राइवेट सेक्टर। सो ऑल ऑफ दिस पीपल हैव बिकम डिसीजन मेकर्स। सो अंडर द मल्टी लेवल प्लानिंग अप्रोच उसमें बात ये करी जाती है कि वी हैव टू take all these decision makers and they should collaborate with each other and it will help in the development process in the following ways कि उससे cost effectiveness बढ़ेगी और सब implementation बेहतर होगा। So now you have come to the part, okay ये कर सकते हैं, then you enter and explain how it can help। एक दो इसमें केस स्टडी या एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कि कैसे सभी यूनियन स्टेट प्राइवेट सेक्टर साथ में मिल जाए तो कैसे अच्छा हो सकता है। तो कुछ क्लीशेड चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर को आप इतना एग्जॉस्टिवली स्टडी कर लें कि कहीं ना कहीं उसको आप फिट कर सकें। तो एग्रीकल्चर में आपने ये याद करके जाना चाहिए दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। बट अगर ऐसा करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर ने डबल डिजिट में एनुअल ग्रोथ लाना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंटली वी आर स्ट्रगलिंग इवन टू फैच सिंगल डिजिट एनुअल ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर। ऐसी परिस्थिति में यूनियन गवर्नमेंट ने एक ई नाम पोर्टल लॉन्च किया है कि जहां किसान अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करे और पूरे भारत के सभी व्यापारी उसको खरीद सके। बट ऑल द एपीएमसी मंडीज हैव नॉट येट बीन कनेक्टेड विद दिस थिंग। 2016 में शायद स्कीम लॉन्च होती है बट अभी भी उत्तर प्रदेश एक दो जगह पर कुछ चल रहा है, पूरे भारत को कनेक्ट नहीं किया है। एपीएमसी एक्ट के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, आपको पता होगा, तो उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडल एपीएमसी एक्ट सर्कुलेट किया बट सभी स्टेट ने अभी तक एडॉप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर दिखता है हमें कि मल्टी लेवल प्लानिंग हो नहीं रही है, यूनियन की पूरी म्यूजिक अलग बज रहा है, स्टेट का अलग बज रहा है। सो इट प्रूव्स दैट एग्रीकल्चर ग्रोथ रिक्वायर्स मल्टी लेवल प्लानिंग, जहाँ पर यूनियन ने भी आना है, स्टेट ने भी आना है, उन सभी के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने साथ चलना है, इवन प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन मेकर्स ने भी आना है कि ये इनाम पोर्टल और ऐसी चीज़ तो इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, अमेजॉन, वो उसे कुछ ज़्यादा लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग में कुछ बेहतरीन चीज़ें कर दे तो ये और अच्छा हो सकता है। सो इट कैन हेल्प इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस। सिमिलरली यूनियन गवर्नमेंट ने एक रेरा एक्ट बनाया। रियल एस्टेट के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डर ने रजिस्टर करनी है रेरा अथॉरिटी में, तभी जाकर वो उसको सेल कर सकता है, और अगर बायर को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलता है तो फरियाद कर सकते हैं वगैरह। तो रेरा एक यूनियन ने बनाया, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अब तक रेरा अथॉरिटी के जो भी उनके ऑफिसर हैं उसको नियुक्त नहीं किया है। सो इट हैज़ अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द अर्बन हाउसिंग। सो अगेन यू कैन सी इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेज कि रेरा एक्ट बनता है बट स्टेट गवर्नमेंट उसकी अथॉरिटी में लोगों को नियुक्त नहीं कर। यू कैन गिव सम अदर एग्जाम्पल। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें कि सिंस इंडिपेंडेंस many skill development schemes have been conducted by union government, बट वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि देयर वाज साइफनिंग ऑफ फंड्स, पैसा गबन कर लेते थे। रीट्रेनिंग ऑफ द सेम बेनिफिशियरीज टू मीट क्वांटिटेटिव टारगेट्स, ऊपर से केंद्र सरकार बोलती है कि हर साल 50,000 लोगों को स्किल देना है, तो नीचे एक आदमी जिसको पहले ही वेल्डिंग सिखा दिया हो तो वापस उसको कागज़ पे दिखाएंगे कि इस आदमी को हमने ट्रेनिंग दिया है। सो रीट्रेनिंग ऑफ सेम बेनिफिशियरी, पैसा गबन हो जाता था। then people not finding jobs even after attending such skill training programs, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर मल्टी लेवल प्लानिंग अप्रोच अपनाया जाए तो कैसे मदद मिल सकती है।
मल्टी लेवल प्लानिंग में यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ई गवर्नेंस के कुछ मॉड्यूल बना के दे कि सबके आधार कार्ड लिंक कर देंगे ताकि कोई गोस्ट बेनिफिशियरी या रीट्रेनिंग ऑफ द सेम बेनिफिशियरी ऐसी गवर्न नहीं हो सके। यूनियन गवर्नमेंट कैन डिजाइन द कॉमन सिलेबस फॉर ट्रेनिंग फॉर ईच सेक्टर की, ब्यूटिशियन का ये, हेयर ड्रेसर का ये वगैरह। Then state government will be given responsibility for doing training needs analysis as per the economic potential of a given state and its regions. उत्तराखंड तो टूरिज्म के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करे, या झारखंड है तो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड सम फॉरेस्ट सफारी टूर गाइड उसकी स्किल के बारे में फोकस करे। स्टेट को वो आइडेंटिफिकेशन का काम दिया जाए। एंड देन स्टेट शुड एंगेज विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर डूइंग द अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, वो जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ी जाए। लोकल बॉडीज को जिम्मेदारी दी जाए कि आप स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल के अंदर ये सबका अवेयरनेस जनरेशन करिए, बेरोजगार नौजवानों का एनरोलमेंट कराइए। सो अगेन दिस इज अ मल्टी लेवल प्लानिंग अप्रोच कि जब सभी लोगों को साथ में लिया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा, इम्पैक्ट बढ़ जाएगी। सो कंक्लूजन, यस, मल्टी लेवल प्लानिंग करना चाहिए। इसमें भी आप वापस 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में बोल सकते हैं। 14 फाइनेंस कमीशन ने it increased the funds given to the state government and union local bodies. स्टेट गवर्नमेंट को 42% मिलता है, लोकल बॉडीज को 2 लाख करोड़ से ज़्यादा ग्रांट में दिया है। एंड दे आर ऑल्सो गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज पर देयर नीड्स। तो यूनियन अब टॉप डाउन अप्रोच, हमारा 5 ईयर प्लान, नीति आयोग ने ये बोला ऐसा ही करना है, वो काम हो नहीं सकता। सिंस बजट 2017 वी हैव डन अवे विद द प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑल्सो। जीएसटी हम लेकर आए जहाँ पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट फीजल फेडरलिज्म के नाम पर एक ही जीएसटी काउंसिल में साथ में बैठ के चीज़ों को तय करते हैं। सो देयरफॉर द टाइम इज राइट फॉर द मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया। और अगर ऐसा किया जाए तो भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स वी कैन अचीव। या ऐसे भी आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द फीजल डेफिसिट कंट्रोल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि डिसीजन मेकर्स एट ऑल द लेवल्स, यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडी, प्राइवेट सेक्टर, दे हैव टू कम एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, तभी काम कर सकते हैं। एंड द रिजल्टेंट मल्टी लेवल प्लानिंग विल सर्टेनली मेक द वेलफेयर स्कीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड विदाउट ब्लॉकेजेस। सो दैट इज द क्वेश्चन, यहाँ पर गलतियाँ क्या हो सकती है। 250 वर्ड्स में पूछा गया, तो मतलब आपने कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल से इलेबरेट करना होगा। एग्रीकल्चर में ऐसे कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में ऐसा कर सकते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में ऐसा कर सकते हैं। सो सम केस स्टडीज रिक्वायर्ड, अदरवाइज जीनेरिक टर्म में आपने बोलना लिखना शुरू किया तो रिपीटेटिव एक ही मुद्दा वापस 250 वर्ड्स में रिपीट होता रहे। सेकंड, नेगेटिविज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या कर सकते हैं फ्यूचर टोन में आप पॉजिटिव में बोलिए, नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है कि जहाँ पर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बॉयकॉट किया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। नीति आयोग की मीटिंग होती है तो वहाँ पर भी वेस्ट बंगाल और पंजाब वो मीटिंग बॉयकॉट करते हैं कि हमको नहीं आना है। सो if you start highlighting those negative things and therefore cooperative federalism is a prerequisite for the multi-level planning to succeed, ऐसा करके दूसरी दिशा में आप लिखना शुरू करेंगे नेगेटिव टोन में, तो वो जमेगा नहीं। वी आर नॉट हियर आस्क्ड टू राइट द नेगेटिव थिंग्स। प्रश्न ऐसा है कि मल्टी लेवल प्लानिंग से क्या फायदा हो सकता है, तो पॉजिटिव फ्यूचर टोन में बात करो। टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई वुड से दिस इज अ ओपिनियन बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन, स्पान मोर देन 2 years। एलपीजी रिफॉर्म के बाद से ये पूरा, और ये रोनाल्ड रेगन थेचर के ज़माने 80s से चल रहा है। सो वेरी लॉन्ग विंडेड टॉपिक बोल सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल, आई वुड से टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टी लेवल प्लानिंग इन न्यू लिबरल पैराडाइम, ये स्पेसिफिक टाइप की चीज़ पूछा गया है, स्पेसिफिक टाइप से उसका बोल बच्चन करना पड़ता है, लाइक अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो 15 मार्क का प्रश्न था, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 4 मार्क के आसपास उन्होंने लिखा होगा, बट यू हैव टू एक्सप्लेन न्यू लिबरलिज्म, हाउ मल्टी लेवल प्लानिंग वर्क्स, स्पेसिफिक चीज़ों का जिक्र हुआ, लॉजिकल कनेक्टिव, देन मोर मार्क्स कुड बी फेड। बट मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसे कुछ सिलेक्टेड लोग जिनको ये मालूम है तो वो लिख पाए होंगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि इसको देख के हम लोग सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करने बैठ जाए, नो, नॉट रिक्वायर्ड। तो लॉ ऑप्शनल भी करना, ये भी करना है, तो जनरल स्टडीज कब होगी, राइट? सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय थिंग्स, बट हाँ, जितना हो सके आपने पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सो वी लर्न 2 क्वेश्चन फ्रॉम द वेलफेयर टॉपिक, पुअर पीपल्स फूड बजट एंड मल्टी लेवल प्लानिंग। 3 प्रश्न और बचते हैं अभी, सर्विस सेक्टर, कोलैबोरेशन, गरीब लोगों का पार्टिसिपेशन, भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह।
बट द इशू इज ये जो हम क्लास ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्लास, उसकी ड्यूरेशन होती है 1 आवर, उससे ज़्यादा खींचेंगे देन सम टेक्निकल बैंडविथ इश्यूज में कम। सो लेट अस पॉज द थिंग्स हियर। इसके बाद अपने ये 3 सवाल बचते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस इशू वो भी बचते हैं, तो वो भी मैं कवर करूँगा, बट लेट अस कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीक। क्योंकि अगले 3 दिन मेरे वो जो रूटीन बैच होती है इकोनॉमी की दैट इज़ गोइंग ऑन, और उसमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई हैव क्लासेस। सो यस, देर इज़ अ प्रीलिम 2020 के लिए मेरी इकोनॉमी की बैच चल रही है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट इज़ ऑल्सो ओपन। उसमें आपको हर वीक 3 क्लास होते हैं, रात को 9 बजे की क्लास होती है, सो वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो अटेंड। रैपिड रिवीजन के लिए हैंड आउट मिलते हैं, हिंदी टर्मिनोलॉजी भी है उसमें, बजट इकोनॉमिक सर्वे कवर होता है, वीकली क्विज भी होती है, रैंकिंग इज गिवन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर प्लस प्रोग्राम। और वो परचेस करते वक्त आप mrunal.org कूपन कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट सम डिस्काउंट एज वेल। खैर वो लेना नहीं लेना आपकी मर्जी की बात है। हमारा काम जो बच गया कि मेंस पेपर 2 उसके ये गवर्नेंस के कुछ प्रश्न रह गए, वेलफेयर के प्रश्न, इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न। सो टुडे इज वेडनेसडे 30 अक्टूबर। आगे मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, बट कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग वापस 9 बजे मिलने की कोशिश करेंगे एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड। सो अगेन दैट विल ऑल्सो बी अ फ्री क्लास लाइक दिस, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम। और उसके लिए लिंक तो अभी इधर एक्टिव नहीं हुआ होगा, बट आप मेरे प्रोफाइल को देखते रहिएगा, वहाँ पर आप जाइए कोर्सेज स्पेशल, तो वहाँ पर आपको दिख। सो दैट विल बी मेंस पेपर 2, वो खत्म होगा, फिर इन फ्यूचर वीक्स वी विल ऑल्सो लुक एट मेंस पेपर 1 and then something else we will see. So like that we will continue. So I am ending the class here and hopefully we will meet next week. So good night to all of you. इसका पावर पॉइंट मैंने आपको बताया, वापस आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए और थोड़े टाइम बाद ये वाला वीडियो वहीं पर एक्टिवेट हो जाएगा और उसके नीचे एक बटन होगा, उसको आप डाउनलोड करें तो पावर पॉइंट मिल जाएगा। सो दैट इज दैट एंड गुड नाइट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।